ऑल राइट, ठीक है तो शुरू करते हैं। चलिए, तो आज अपन सबसे पहले देखने वाले हैं कार्टेशियन, स्फेरिकल, पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ध्यान समझना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करते हैं। उसमें कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देखेंगे और टॉपिक छोटा सा है, वो खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन इस टॉपिक की। सबसे पहले कार्टेशियन है ना, स्टार्ट करते हैं यहां से अपन। सबसे पहले कार्टेशियन। अब ध्यान सुनना, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है अगर आप नोटिस करो तो। व्हाट इज कार्टेशियन फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म अपन डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट, मतलब x, y, z। x, y, z। अब ये x, y, z क्या होता है? फॉर एग्जांपल किसी 3D फॉर्म में बोलता हूं, जैसे ये आपका z प्लेन, ये आपका z एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस और ये आपका हो गया y एक्सिस। फॉर एग्जांपल x एक्सिस कहां आ रहा है भैया? x ये एक्चुअली यूं नहीं आ रहा है, x एक्चुअली बाहर की तरफ आ रहा है। इस बोर्ड से यहां से बाहर की तरफ x एक्सिस है, y एक्सिस इधर है और z ऊपर की तरफ है। मतलब z और y तो बोर्ड पे ही बने हुए है ना, z एक्सिस और y एक्सिस बोर्ड पे बने हुए, और ये x एक्सिस है, वो x एक्सिस बोर्ड के बाहर आ रहा है। क्या यहां तक चीज क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, अगर यहां तक चीज समझ में आई है तो बहुत ही शानदार। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x, y, z बोलता हूं और मैं यहां पर जानना चाहता हूं कि मेरा x1 पॉइंट, y1 पॉइंट, z1 पॉइंट कहां लाई करता है 3D के अंदर। अगर मैं 2D की बात करूं तो 2D में आप कैसे बनाते हो? ध्यान समझना, 2D में आप कैसे बनाते हो? ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस होता है। और 2D में अपन किस तरीके से आगे बढ़ते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये वाला पॉइंट मेरा x1 है और ये वाला पॉइंट मेरा y1 है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? x1, y1। हाँ या ना, उसी को अपन x1, y1 बोलते हैं। तो इसका दूसरा तरीका भी है देखने का कि पहले यहां से, पहले अपन 0 से स्टार्ट हुए, 0,0 बोलेंगे इसको। पहले अपन 0,0 से स्टार्ट हुए, फिर अपन गए पहले x1 पे, फिर अपन यहां से गए x1 पे, फिर x1 से अपन गए y1 पे, फिर x1 से अपन गए y1 पे। इन दोनों को जोड़ते हैं तो अपने को मिलता है, जो भी पॉइंट अपने को, जहां पर भी अपना पॉइंट रुकता है उसको कहते हैं x1, y1। क्या चीजें क्लियर है? दूसरे तरीके से कोऑर्डिनेट निकालने सिखा रहा हूं। 0 से, ओरिजिन से अपन यहां पर गए x1, ओरिजिन से अपन गए x1 और यहीं से स्टार्ट करा, फिर अपन गए y1 पॉइंट तक। जहां पर ये पॉइंट रुका उसको कहते हैं अपन x1, y1। क्या सेम चीज अपन यहाँ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्या सेम चीज अपन यहाँ यूज करते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये अपना होता है ओरिजिन, ये अपना होता है ओरिजिन। अगर आप ध्यान से समझना चाहो तो दिस इज योर ओरिजिन, 0,0,0, क्योंकि 3D में तो 3 पॉइंट ओरिजिन के आते हैं। अब यहां पर भी कैसे देखेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ये आपका x1 पॉइंट है, दिस इज योर x1 पॉइंट, ठीक है। तो यहां से आप पहले आगे बढ़ोगे x1 पॉइंट तक, फिर मैं कहूंगा ये मेरा है y1 पॉइंट, दिस इज माय व्हाट, y1 पॉइंट। तो आप क्या करोगे यहां पर? आप क्या करोगे? ये x1 एक्चुअली इधर नहीं है, x1 ऐसे निकला हुआ है, x1 इस तरीके से निकला हुआ है। तो आप y1 की तरफ आगे बढ़ोगे, आप यहां बढ़ोगे, दिस इज योर y1, दिस इज योर y1। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? दिस इज योर y1। अब आप बोलोगे सर y1 को आपने यहां आकर क्यों रोक दिया? y1 को आपने यहां आकर क्यों रोक दिया? क्योंकि इसी के पैरेलल मुझे लाइन खींचनी है। तो दिस इज योर y1 पॉइंट। तो x1 यहां आया, x1 से y1 की तरफ यहां गए। अब मैं कहूं कि ये मेरा z1 पॉइंट है, ये मेरा z1 पॉइंट। तो आप क्या करोगे? सीधा, अब ये क्या है? x1, y1, ये प्लेन में, इसी प्लेन में बना हुआ है। क्या चीजें क्लियर हो रही? और z1 आप सीधा स्ट्रेट ऊपर जाओगे और दिस इज योर z1 पॉइंट, दिस इज योर, कौन सा हो जाएगा? दिस इज योर z1 पॉइंट। तो आपने क्या करा? पहले x1 आगे गए, फिर y1 गए, फिर z1 गए। अब आप क्या बोलोगे? जहां पर भी ये पॉइंट रुकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखा x1 आगे गए, फिर y1 गए, तो यहां पर जिस पॉइंट पे ये रुका उसी पॉइंट को अपन बोलते हैं x1, y1, z1। क्या चीजें क्लियर हो रही है? तो दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब ये पॉइंट 3D में है कहीं, ये पॉइंट कहीं 3D में है, ये कोई 2D पॉइंट नहीं है। ये मैं कहता हूं 2D पॉइंट था, बट दिस पॉइंट इज इन 3D। 3D का मतलब आप यहां पर देख सकते हैं
कि इस x1 को एक बार अज्यूम करने की कोशिश करो, ये x1 बाहर आया हुआ है, ये x1 ऐसे आया हुआ है, मतलब आप x1 ऐसे नहीं चले थे, आप x1 पहले ऐसे चले, पहले ओरिजिन से x1 यहां चले, फिर आप y1 चले, फिर आप ऊपर z1 गए, तो ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, x1, y1, z1। फिर से बताता हूं, पहले अपन गए आगे x1, पहले अपन आगे की तरफ बोर्ड से बाहर आए अपन x1, फिर अपन इस तरफ गए y1, फिर अपन ऊपर गए z1, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज योर x1, y1, z1। क्या चीजें क्लियर हो रही है? तो ये 3D के अंदर है ये पॉइंट। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x1, y1, z1, सिंपल पॉइंट्स। क्या चीजें क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको कन्वर्ट करना होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट करना मेरे को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं स्फेरिकल, सबसे पहले अपन देखेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हेडिंग डाल सकते हैं अपन। पहले अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने क्या देखा यहां पर, सबसे पहले अपन देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब अपन देखेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, ध्यान सुनना, जैसा मैं बताऊंगा बस वैसा याद रखना, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। आप इसके अंदर अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये x क्या हो जाएगा, x इजिकल्स टू, ध्यान समझना, x इजिकल्स टू r sin थीटा, x इजिकल्स टू r sin थीटा, x इजिकल्स टू r sin थीटा cos फाई। सब समझा देंगे क्योंकि अल्टीमेटली आपको याद ही रखना है, तो याद रखिए x इजिकल्स टू r sin थीटा cos फाई, ठीक है। y इजिकल्स टू r sin थीटा, y इजिकल्स टू r sin थीटा sin फाई, y इजिकल्स टू r sin थीटा sin फाई। और व्हाट इज z, z इजिकल्स टू r cos थीटा। ये आपको अच्छे से याद रखने यहां पर, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको याद कैसे रखना, ध्यान से समझो। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेयर कैसा होता है भाई, अब स्फेयर आप वैसे तो बना नहीं सकते, तो इसको 2D में बना के देखेंगे अपन। स्फेयर को अपन यहां पर 2D में ही बना के देखेंगे, ये होता है स्फेयर। अब इसको अज्यूम कर लो भाई, अब इस स्फेयर को अज्यूम कर लो, अब इस स्फेयर को आप लोग अज्यूम कर लो कि ये जो स्फेयर है ये ऐसा है, गोला, गोला मतलब प्लैनेट की शेप में। ये स्फेयर कैसा है, ऐसा गोले की फॉर्म में। तो ऑब्वियस सी बात है स्फेयर का एक रेडियस होता है। अरे हाँ या ना तो बोलो, क्या यहां तक चीजें क्लियर है? क्या यहां पर स्फेयर का एक रेडियस होता है? क्या स्फेयर का एक रेडियस होता है? बिल्कुल सही बात है सर, रेडियस होता है। स्फेयर के अंदर दो एंगल्स होते हैं, एक थीटा होता है, एक फाई होता है। स्फेयर के अंदर दो एंगल्स होते हैं, एक होता है थीटा और एक होता है फाई। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर रहा है, अब आप बोलोगे सर यहां क्या करना चाहिए। तो स्फीयर जो बॉल होती है ना, बॉल को देख लो यार, बॉल देखी होगी, फुटबॉल देखी होगी, वॉलीबॉल देखी होगी, ये सब स्फीयर की कैटेगरी में आते हैं। ये सब कुछ आपके स्फीयर की कैटेगरी में आते हैं। गॉट इट? यहां तक चीजें क्लियर? बस अब वहीं पर ये आपका एक रेडियस होता है, सेंटर से एक रेडियस जाता है, बहुत बढ़िया। वही ये जो आर है, ये आर क्या है, यहां पर जो आप ये आर देख रहे हो, ये आर एक्चुअली है क्या, ये आपका आर जो है रेडियस ऑफ स्फीयर है। दिस इज नथिंग बट अ रेडियस ऑफ स्फीयर। परेशान मत हो, 50% भी समझ में आ रहा है तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके चलो आपको काट के देखते हैं। देखो ये स्फीयर नजर आ रहा है, स्फीयर कुछ ऐसा होता है, हाँ या ना? अब आपको ये स्फीयर समझ में आ रहा है तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको यहां पर ये स्फीयर समझ में आया तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से रखो, ये मेरा ओरिजिन, क्या ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है?
क्या यहां से ये स्फीयर इधर यू भी आ रहा था, तो ये पॉइंट क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया मेरा रेडियस, जो यहाँ पर देख रखी है आपने, देख सकते हो यहाँ पर, ये हो गया मेरा रेडियस आर, ये हो गया मेरा रेडियस आर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये हो गया मेरा रेडियस आर। अब क्या करा, ये जो रेडियस आर है जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, हाँ या ना। अब ये जो आर है जेड एक्सिस से बना रहा है एंगल थीटा, ये आर कहीं बाहर की तरफ है, ऐसे में समझना बोर्ड के अंदर है, ये आर कुछ ऐसा एंगल है ना, ये कुछ ऐसा एंगल है, आर बाहर की तरफ बना रहा है, तो ये हो जाएगा रेडियस आर, गॉट इट। अब मैंने कहा क्या करा, इस आर में सीधा नीचे कर दिया। अब मैंने क्या करा, यहां पर इस आर को सीधा नीचे लेके आ गया, ठीक है, सीधा नीचे लेके आ गया, और जब ये आर यहां पर टच करा, जब ये आर यहां से इसका परपेंडिकुलर शेडो देखा, तो ये अपनी एक्स एक्सिस से, देखो यहां पर देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये अपना एक एक्सिस है y, मान लो एक बार के लिए, और ये अपना एक एक्सिस है x, और ये अपना r है, अगर ये यहां से, बहुत ध्यान सुनना, ये अपना है r, अगर मैं बोलूं कि y से एंगल थीटा बना रहा है, तो भाई साहब बिल्कुल y के बिल्कुल परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो ये कितना एंगल बनाता है, ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये लेंथ कितनी हो जाती है, दिस इज नथिंग बट आर, दिस इज नथिंग बट आर कॉस थीटा, गॉट इट। और ये जो होता है, इस आर को बिल्कुल एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो ये कितना हो जाता है, ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, आर साइन थीटा। क्या यहां तक चीजें क्लियर। अब ध्यान से देखना, अगर ये ओ से लेकर आर है, अगर मैं जेड एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर देखूं, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर देख रहा हूं, मैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर देख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट आर साइन थीटा। क्या यहां तक चीजें क्लियर है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर खींच लिया, दिस इज आर साइन थीटा। अगर मैं एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन डालूंगा, अगर मैं एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन डालूंगा, तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालने के बाद कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट, अगर मैं एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालूंगा, बस ऊपर ऊपर समझ लो, ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका काम का है नहीं, फिर भी थोड़ा फॉर्मूला याद हो जाए, तो एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन डालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, और एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई। और अगर मैं इसका प्रोजेक्शन y पे डालूंगा, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन y पे डालूंगा, तो r साइन थीटा, अगर थीटा के साथ है, थीटा के साथ तो कॉस आता है, उसके अलावा आता है साइन, थीटा के साथ आता है कॉस, उसके अलावा आता है साइन, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा एंड साइन फाई। क्या चीजें क्लियर है। तो वही चीज यहां पर बोली गई है, x इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू r कॉस थीटा। अगर मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, अगर मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, समझना ध्यान से, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, r कॉमा थीटा कॉमा फाई, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर है, भी क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर हो जाएगा, बट यहां तक ये चीजें क्लियर है, और इस डायग्राम को 3D डायग्राम से आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो यार, अब अपन देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहां पर अपन देखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ओके। थर्ड, cylindrical coordinate system, cylindrical coordinate सिस्टम, क्योंकि अल्टीमेटली देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले याद करना, है ना।
अल्टीमेटली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले याद करना। ये डायग्राम इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, फिर भी क्या कोशिश करेंगे अपन समझने की पूरी यहां पर कोशिश करेंगे। अब स्फेरिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, x इज इक्वल्स टू, ध्यान देखो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है x इज इक्वल्स टू रो, रो बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। रो क्या होता है मैं बता दूंगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोलते हैं x इज इक्वल्स टू रो cos फाई, रो cos फाई, y इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है रो साइन फाई, एंड z आपके z के बराबर ही होता है, z आपके z के बराबर ही होता है। ये हो गया आपका क्या, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये आपका होता है सिलेंड्रिकल, ये आपका सिलेंडर हो गया। अब ध्यान से समझना, सिलेंडर में क्या देखने को मिलता है आप लोगों को। चलो सिलेंडर बना ही लेते हैं, अगर सिलेंडर बन सकता है तो लेट मी चेक। इधर है नहीं, चलो कोई बात नहीं, सिलेंडर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट इतना अपन समझते हैं सिलेंडर बनता कैसे। सिलेंडर कैसे बनता है भाई, ध्यान से देखना। सर एक चीज क्लियर है, नीचे आता है सर्कल, सिलेंडर में नीचे आता है सर्कल, ठीक है, सिलेंडर में आता है, नीचे आता है सर्कल, फिर बनती है स्ट्रेट लाइन। सिलेंडर तो सबने देखा ही होगा, फिर बनती है स्ट्रेट लाइन, बन गई, बहुत बढ़िया। फिर ऊपर भी होता है एक और सर्कल, फिर ऊपर भी होता है आपका एक और सर्कल। क्या चीजें क्लियर, ये आपका सिलेंडर होता है, गॉट इट। अब यहीं पर ये बात बोली गई है, अब यहीं पर एक बात ध्यान से देखोगे, सर ये नीचे एक सर्कल हो गया, ऊपर एक सर्कल हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, नीचे एक सर्कल हो गया, ऊपर एक सर्कल हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, रेडियस बताते हैं। क्या ये सर्कल है तो इसकी एक रेडियस होगी, क्या ये एक सर्कल है तो क्या इसकी एक रेडियस होगी, और एक पहले सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये इसका सेंटर है, ये सर्कल है तो इसकी रेडियस क्या हो गई। अब ध्यान समझना, जो यहां पर ये रेडियस बोली गई है, इसी रेडियस को अपन क्या बोल रहे हैं, रो। इसी रेडियस को अपन ने क्या बोला, रो। इसी रेडियस को अपन ने यहां पर बोला क्या, दिस रेडियस इज अ रो। इसी रेडियस को अपन ने क्या बोला यहां पर, रो। क्या यहां तक चीजें क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक चीजें क्लियर हो रही है तो बहुत शानदार। अब क्या करेंगे अपन, यहां पर सेम अपन एक बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर लाइन खींचेंगे, सेम बिल्कुल स्ट्रेट अपन ऊपर यहां पर लाइन खींचेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से सही खींचिए, नहीं ठीक है, ओके। इस पॉइंट पे अपन ने इसको कर दिया टच, इस पॉइंट पे अपन ने इसको कर दिया टच, और फिर से क्या होगी, ये भी रेडियस आपकी हो गई रो। चीजें क्लियर। अब यहां पर क्या बनेंगे अपन, अब इस पे अपन एक्स वाई एक्सिस बनेंगे, इसको बोल देंगे एक्स एक्सिस, इसको बोल देंगे वाई एक्सिस। डायग्राम बना के बताना, सो दैट आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए।
ये बोलेंगे अपन एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस. दिस इज योर एक्स एक्सिस and this is your y axis, and finally this is your what, z axis. ओके, गॉट इट. यहां तक चीजें क्लियर हो जाती. ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस. अब ये रेडियस x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? ये जो रेडियस x एक्सिस से एंगल बना रहा है फाई. ठीक है, ये जो रेडियस है वो x एक्सिस से एंगल बना रहा है फाई. क्या चीजें क्लियर? बहुत बढ़िया. अब ध्यान से सुनना. अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं यहां से सीधा इधर लाइन खींचूं बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट रो, एंगल यही है तो ये हो जाएगा रो कॉस फाई. गॉट इट. और थीटा के अलावा वहां जाएंगे अपन, थीटा के अलावा अपन जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट अ रो साइन फाई, रो साइन फाई. तो ये हो गया रो कॉस फाई और ये हो जाएगा रो साइन फाई और z अपने z के बराबर होता है. तो ऐसे आते हैं कोऑर्डिनेट. x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई, z इज इक्वल टू z. अब इधर रो क्या है? इधर आप नोटिस करो तो रो इज दी रेडियस ऑफ बेस सर्किल, रेडियस ऑफ बेस सर्कल ऑफ सिलेंडर. तो रो इज नथिंग बट रो इज द रेडियस ऑफ बेस सर्किल ऑफ सिलेंडर. गॉट इट. तो कोई भी आपसे कोऑर्डिनेट पूछे कि भैया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और आपसे पूछे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट निकालो या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट निकालो, तो आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. अगर आपको दे रखे हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, वहां से आपसे पूछे कि भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालो, तो भी आप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. अब तीनों से मिलकर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक और बनता है. तीनों का अगर मद्देनजर रखो तो एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर बनता है. अगर मैं तीनों को ध्यान से समझूं तो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब दो चीज होती है, बहुत ध्यान सुनना. दो चीज होती है. देखो, चलो आ जाओ. अगर मैं यहां चले जाऊं, अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे देखूं, एक और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहां क्या हो जाएगा भाई? यहां क्या हो जाएगा कि ध्यान से समझने की कोशिश करना. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है? आर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होता है. इंपॉर्टेंट है. अगर ये आर निकालना हो, अगर आपको तीन कोऑर्डिनेट पता है, मतलब मान लो कोई पॉइंट आपको पता है पूरे स्फीयर के अंदर, कुछ भी मान लो कोई x, y, z कोई पॉइंट पता है, तो रेडियस कैसे आएगी यार? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से आ जाएगी. गॉट इट. अगर मैं यहां पर cos थीटा की बात करूं, बहुत ध्यान सुनना. अगर मैं यहां पर cos थीटा की बात करूं, मतलब मेरे को थीटा टर्म निकालना है क्योंकि r थीटा और फाई से बनता है. अगर मैं cos थीटा की बात करूं, अगर आपको रेडियस पता, अगर आपको z पता, तो z अपॉन r से cos थीटा आ जाएगा. तो यहीं से अपन बोल सकते हैं z अपॉन r से cos थीटा आ जाएगा. क्या चीजें क्लियर? ये तो हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात. यही सेम चीज अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखो तो सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा. धीरे धीरे ध्यान से बस आप सुनते रहो. अगर यही चीज मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखूं, अगर यही चीज मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखूं तो ध्यान से समझने की कोशिश करो. क्या ये रो सर्कल, इसी सर्कल का तो रेडियस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या रो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? तो यहां क्या बोलूंगा? रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्या चीजें क्लियर? बहुत बढ़िया. अब यहां पर मैं
इस इक्वेशन को, जो सेकंड इक्वेशन उसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूं, सेकंड को मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करूं y अपॉन एक्स, y क्या है रो साइन फाई और x क्या है रो कॉस फाई, क्या रो से रो कैंसिल, और क्या साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो यहां मैं बोलूंगा टेन फाई इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं, क्या चीजें क्लियर है, तो टेन फाई क्या हो जाएगा आपका y अपॉन एक्स, बहुत बढ़िया, तो ये चीज हटाओ, तो दो चीज आपको मिल गई, मतलब ये तो छोटा सा डेरिवेशन था, तो जो दो चीज आपको मिल गई यहां पर भी। अगर मेरे को फाई निकालना है, क्योंकि भैया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं, रो फाई और जेड, रो फाई और जेड इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। रो कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से रो आ जाएगा, अगर आपको कार्टेशियन पता है तो रो निकालना आना चाहिए, रो कैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, फाई कैसे आ जाएगा टेन फाई वाई अपॉन एक्स से, तो फाई कितना हो जाएगा, फाई कितना हो जाएगा, फाई इज नथिंग बट टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको यहां पर फाई आ चुका है तो सेम चीज आप बोलोगे सर यहां पर भी आपने तो थीटा निकाल दिया, थीटा कैसे निकल जाएगा, यहां से थीटा आ जाएगा ना यार, थीटा कैसे आ जाएगा कॉस इनवर्स z अपॉन आर, आपने क्या निकाल दिया सर r चाहिए, थीटा चाहिए और फाई चाहिए, तो r ऐसे आ जाएगा और थीटा आपका ऐसे आ गया, ये फाई कैसे आएगा, तो फाई बिल्कुल यहां से आ जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स से फाई आ जाएगा, खत्म, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां से फाई कैसे आ जाएगा, यहां से फाई कैसे आ जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स से आ जाएगा आपका फाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कैलकुलेशंस में बहुत काम आता है, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं और चीजों को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सेम ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कैलकुलेशन करने में। तो ये आपका यहां पर टॉपिक खत्म होता है, ये आपका यहां पर टॉपिक खत्म होता है। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने, कार्टेशियन देख लिया, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने देख लिया, जिसके अंदर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, आर थीटा एंड फाई, जिसके अंदर एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आर साइन थीटा कॉस फाई, मतलब आपको आर दे रखा है, थीटा दे रखा है, फाई दे रखा है, तो आप एक्स निकाल सकते हो आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई निकाल सकते हो आर साइन थीटा साइन फाई से, और जेड निकाल सकते हो आर कॉस थीटा। आपको उल्टा दे रखा है, आपको कार्टेशियन दे रखा है एक्स वाई जेड, अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है तो वहां से आर कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से आर निकाल दोगे। थीटा कैसे निकालोगे, कॉस इनवर्स जेड अपॉन आर से, और फाई निकालोगे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स से। क्या दोनों निकालने आ गए, अगर आपको आर थीटा और फाई दे रखा तो एक्स वाई जेड निकालने आ गए, अगर आपको एक्स वाई जेड दे रखा है तो आर थीटा और फाई निकालने आ गए, क्या दोनों निकालने आ गए रिवर्स, बहुत बढ़िया। ये तो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको दे रखा है रो थीटा और जेड, सॉरी रो फाई और जेड, अगर आपको रो फाई और जेड दे रखा है तो आपने एक्स कैसे निकाला, रो कॉस फाई से, वाई निकाला रो साइन फाई से, और जेड तो जेड के बराबर होता ही है, यहां ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको उल्टा दे रखा है, अगर आपको मान लो एक्स वाई जेड दे रखा है, मेरे को निकालना है रो फाई और जेड, तो भैया रो कैसे निकालूंगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से रो आ जाएगा, और फाई कैसे आ जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स से, जेड तो जेड के बराबर होता ही है। क्या चीजें क्लियर, सारा कन्वर्जन क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं और चीजों को डिटेल में और थोड़ा सा समझने की यहां पर अपन कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल, क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्फेरिकल पोलर, फाइंड spherical, find spherical polar, find spherical polar and
cylindrical, find spherical polar and cylindrical coordinate and cylindrical coordinate and cylindrical coordinate of a point of a point 1, 1, 1। ये क्वेश्चन आपके सामने। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, फॉर्मूला आपके सामने है, सॉल्यूशन देखते हैं। मतलब आपको है ना कार्टेशियन दे रखा है, आपको वहां से सिलेंड्रिकल आपको कार्टेशियन दे रखा है, मतलब कुल मिला के आपको x, y, z की वैल्यू दे रखी है क्या, 1, 1, 1। और यहां से आपको निकालना है स्फेरिकल पोलर या एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, तो सिलेंडर के कोऑर्डिनेट निकालने और स्फेरिकल पोलर सिस्टम के कोऑर्डिनेट आपको निकालने। चलो सबसे पहले अपन निकालते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, सबसे पहले अपन निकालते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। कैसे निकलता भाई? अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे अपने को क्या क्या चाहिए? सर मेरे को आर चाहिए, सर मुझे आर चाहिए, और क्या चाहिए मुझको? मेरे को थीटा चाहिए, और मुझे चाहिए फाई। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजीली अपन निकाल सकते हैं आर। आर क्या होता है हमको पता है सर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1। तो अपन ने क्या करा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 प्लस 1 होता है 3, तो आर स्क्वायर हो गया आपका 3। तो यहां से आपका रेडियस ऑफ स्क्वायर या फिर आर कितना हो गया आपका, √3। क्या मैंने पहला टर्म निकाल दिया है? क्या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर मैंने आर निकाल दिया है? अब मैं थीटा कैसे निकालूंगा? सर थीटा निकालने का एक और निंजा तरीका है, ये तो मैंने निकाल दिया आर। सर थीटा निकालने का आपने फॉर्मूला बताया था, कॉस थीटा क्या होता है? व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा होता है सर z/r। ठीक है, क्या इसके अंदर z की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहां पर आपको z की वैल्यू 1 दे रखी है, और r की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी विच इज √3। तो यहां से थीटा कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। अगर आप वैल्यू ही देखना चाहते हो, वैसे तो अगर आपको ऑप्शन में आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, तो आपको थीटा ऐसे ही निकालना है, कॉस इनवर्स 1/√3। चीजें क्लियर? अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली 54 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आपका है अप्रोक्सीमेटली 54 डिग्री आएगा, 54.73, सॉरी, ये आएगा आपका 54.73 डिग्री। तो आपके पास में थीटा आ गया डिग्रीज की फॉर्म में, और थीटा ऑब्वियसली एंगल है तो डिग्रीज की फॉर्म में आना चाहिए। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है फाई। अगला चलते हैं। फाई का फॉर्मूला क्या था सर? tan फाई आपने बताया था, tan फाई इज नथिंग बट y/x। तो आपने बताया था फाई इज नथिंग बट tan इनवर्स, फाई इज नथिंग बट tan इनवर्स y/x। अरे हाँ या ना? क्या यहां तक चीजें क्लियर है? tan इनवर्स y/x। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो tan इनवर्स फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, दोनों वैल्यू अपन पुट करेंगे 1/1। क्या 1/1 1 हो जाएगा? तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1।
और tan इनवर्स 1 कितना होता है? सबको बहुत अच्छे से पता है tan इनवर्स 1 कुछ नहीं होता सर, पाई बाय 4 होता है। और पाई बाय 4 क्या होता है? 45 डिग्री। ये आ गया आपके पास में 5। क्या हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कितने हो गए? r थीटा फाई। r कितना है? √3। थीटा कितना आया था? 54.73 डिग्री। थीटा इज नथिंग बट 54.73 डिग्री। और फाई कितना आया आपका? 45 डिग्री। ये हो जाता आपका आंसर पहले वाले का। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का आंसर हो चुका है √3, 54.73 डिग्री एंड 45 डिग्री। अगर आपको थीटा से आपको रेडियन की फॉर्म में पूछा जाए तो कैसे कन्वर्ट करना है आपको? मान लो 45 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाता है भैया? पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाता है? थीटा टू रेडियन कन्वर्जन। समझ रहे आप? ये जैसे डिग्री है, अगर ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है इसको, ठीक है? तो रेडियन फॉर्मूला क्या होता है आपका? रेडियन इज इक्वल्स टू जो भी डिग्री दे रखी वो डिग्री डाल दो इनटू पाई बाय 180 कर देना डिवाइड, ठीक है? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको जो भी चीज डिग्री में होगी वो आपको किस में मिल जाएगी? रेडियंस में मिल जाएगी। देखो करके देखो, 45 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 4 होता है ना? क्या ये कट कुटा के आ रहा है ऐसा? देखो देख के बताओ। ये सर आ रहा है 45 4 जा 180, तो क्या पाई बाय 4 आ चुका है? तो ऐसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हो डिग्री को रेडियंस में। आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। सबसे पहले अपन देखा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट देखा। अब अपन देखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब अपन देखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है? रो। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है? रो, फाई एंड जेड। रो, फाई एंड जेड, ये होता है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन रो निकालेंगे, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा? रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्या x, y, z आपको क्वेश्चन में 1,1,1 गिवन है? बिल्कुल सही बात है सर। फर्दर मूव करूं तो रो स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हाँ या ना? यहां से हुआ आपका रो स्क्वायर 2, तो फाइनली मेरी रो की वैल्यू कितनी हुई? √2। ये हो जाता आपका क्या? ये हो जाती है आपकी रो की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है? अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे फाई की वैल्यू निकालनी है। फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? फाई की वैल्यू आपको निकालनी आती है, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x। क्या फिर से वही चीज आएगी? क्या इसको मैं ऐसा लिखूंगा, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाय 4, तो फाई इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 आ गया। गॉट इट? और अगर मेरे को z निकालना है तो z मेरा z के बराबर है, z की वैल्यू दे रखी है 1, तो यहां से मेरे को आ गए कोऑर्डिनेट। यहां से मुझे आ गए कोऑर्डिनेट रो, फाई, z। ये कोऑर्डिनेट कितने हैं? √2,
π/4, √2 π/4 and 1. This is the answer of this whole question. पूरे क्वेश्चन का ये है आपका आंसर। मेरे ख्याल से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, एक बार आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। अब थोड़ा सा उल्टा देखते हैं कि मान लो आपको सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दे दिया और वहां से आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछा, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? ध्यान से देखने की कोशिश करना। चलो सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल में क्या है? फाइंड कार्टेशियन coordinate of the point कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, क्या दे रखे? पॉइंट 2, π/3, π/4। अब आपको ये पॉइंट दे रखे 2, π/3, π/4, वहां से आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है। पहला कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, कि सर ये कोऑर्डिनेट किसके दे रखे? ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं? बहुत बढ़िया, कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करूं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं भाई? सर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? आर। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? दिमाग लगाओ। अगर मैं यहां पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करूं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? आर, थीटा एंड फाई। अगर यहां पर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करूं तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? रो, फाई एंड जेड। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना, इसके अंदर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सिर्फ आपको एक एंगल मिलता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर आपको सिर्फ एक एंगल मिलता है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपको दो एंगल मिलते हैं। जैसे कि अपने क्वेश्चन ने भी सॉल्व किया था, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या आपको सिर्फ एक एंगल मिला π/4, बाकी तो √2 और 1 थे, एंगल नहीं थे, बाकी दो एंगल नहीं थे, सिर्फ यहां पर एंगल आपका एक ही था, ठीक है। अगर मैं और देखूं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में देखूं तो यहां पर मेरे को दो एंगल मिल रहे थे। देखो √3, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, चीजें क्लियर? तो यहां पर दो एंगल मिले सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपको सिर्फ एक एंगल मिला है। अब इस क्वेश्चन में कितने एंगल है? इस क्वेश्चन में है दो एंगल, इस क्वेश्चन में है दो एंगल, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट तो नहीं होगा सर, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ही आपको गिवन है। अब गिवन डेटा के हिसाब से निकाल के देखो कि क्या क्या गिवन है आपको। आर की वैल्यू गिवन है आपको 2, क्या चीजें क्लियर है? थीटा की वैल्यू गिवन है आपको π/3। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रेडियन होता है डिग्री इंटू π/180। ध्यान देखना, फिर से फॉर्मूला रिमाइंड करेंगे, रेडियन होता है डिग्री इंटू π/180। तो उल्टा भी कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री इज नथिंग बट रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई। π/3 आपको दे रखा है रेडियंस में, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 180 अपॉन पाई। तो ये आपको दे रखा है थीटा π/3। इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा तो थीटा इज इक्वल्स टू, पहले इसको बाद में कन्वर्ट करते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। आर दे रखा 2, थीटा दे रखा π/3 और फाई कितना दे रखा आपको? π/4। क्या चीजें क्लियर? चलो आर दे रखा, बहुत बढ़िया। एक बार थीटा को कन्वर्ट करते हैं, एक बार अपन क्या करते हैं, थीटा को कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पर ध्यान देखो, थीटा कितना हो जाएगा?
पाई बाई 3, ये क्या रेडियंस में दे रखा है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 180 अपॉन पाई से डिवाइड करूंगा, 180 अपॉन पाई से मैं डिवाइड करूंगा, पाई से पाई कटा, 3 से 60, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। चीजें क्लियर। अगर मैं फाई को देखूंगा, पाई कितना दे रखा है आपको, पाई बाई 4, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इधर क्या मल्टीप्लाई होगा 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल। अब इसको देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 2 गया, 4 5 जा 20, तो यहां पर फाई कितना हो गया, फाई इज नथिंग बट 45 डिग्री। तो आपको क्या क्या गिवन है, अब अगर अच्छे से देखते हैं सो दैट वैल्यू रखने में इजी पड़ेगा। आर आपको 2 दे रखा है, थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है और फाई आपको 45 डिग्री दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट में चलते हैं। तो आपको क्या क्या गिवन है, आर आपको गिवन है 2, थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री एंड फाई आपको गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, चलो भाई, तो यहां से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, जो चाहे वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है मेरे को, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ही यूज हुए हैं। अगर मैं देखूंगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज हुए हैं, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर फॉर्मूला रिकॉल करूं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, x इजिकल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, सॉरी हाँ, x इजिकल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इजिकल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इजिकल्स टू आर कॉस थीटा, z इजिकल्स टू आर कॉस थीटा। क्या चीजें क्लियर, रखो सारी वैल्यूज। अगर मैं यहां पर रखूंगा r की वैल्यू है 2, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 60 डिग्री इज √3/2 और cos 45 डिग्री इज 1/√2। इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा, ये तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो ये क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को, 1.224, ये वैल्यू मिलेगी मेरे को 1.224। सिंपल है, आगे बढ़ूंगा 2 इंटू, यहां पर फिर से आएगा साइन 60 डिग्री और यहां पर आएगा साइन 45 डिग्री, फिर से रखूंगा 2 इंटू साइन 60 डिग्री इज √3/2 और साइन 45 डिग्री भी 1/√2 ही होता है। क्या अगेन दोनों सेम है, दोनों सेम है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 1.224। और यहां पर मैं देखूंगा तो यहां क्या हो जाएगी, r is 2 एंड थीटा इज 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है आपका 1/2, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर z की वैल्यू हो गई 1। क्या यहां तक चीजें क्लियर, मेरे ख्याल से किसी को भी डाउट नहीं होगा, मेरे ख्याल से किसी को भी हल्का सा भी डाउट नहीं होगा। तो यहां पर आपको मिल चुके हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y z, आपको मिल चुके हैं क्या, x की वैल्यू आपकी आई 1.224, y की वैल्यू आई आपकी 1.224 और z की वैल्यू आई आपकी 1। तो इस तरीके से आप पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ी खांसी हो रही है तो अपोलॉजी फॉर दैट, बट चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से कार्टेशियन से आप स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से आप किस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक यहां पर खत्म होता है। थैंक यू।